जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको सॉम का 61 से लेके 100 तक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये क्या बोलता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्शन। अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिफरेंट सेक्शन के लिए क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन का बताया गया है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी होगी, तो 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज को हम लोग बोलते हैं लोड बाय एरिया, तो 3/2 की जगह 1.5 भी लिखेगा। दूसरा हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारा होता है 4/3 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज मतलब लोड बाय एरिया। ट्रायंगुलर के लिए पूछा जाता है 3/2 टाउ एवरेज। डायमंड सेक्शन के लिए पूछा जाएगा, डायमंड लिखा रहेगा या तो रोम्बस लिखा रहेगा, 9/8 टाउ एवरेज। एंड सर्कुलर थिन हॉलो सेक्शन के लिए 2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और रेशियो के टर्म में भी पूछा जा सकता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप रेक्टेंगुलर का और सर्कुलर का बताइए कितना होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा 62 शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको शेप के बारे में बताता है। अगर रेक्टेंगुलर शेप का हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, सर्कुलर का भी हमारा पैराबोलिक होता है, ट्रायंगुलर का भी हमारा पैराबोलिक होता है, डायमंड का भी पैराबोलिक होता है, एंड आई सेक्शन का भी हमारा पैराबोलिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 63 हमारा यूलर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमको समझना है यूलर्स फॉर्मूला हम लोग से क्या निकालते हैं। हम लोग क्रिपलिंग लोड निकालते हैं, बकलिंग लोड निकालते हैं। जो यूलर्स फॉर्मूला होता है इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम हम किसको बोलेंगे, जिसकी सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 रहती है, उसे हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। यूलर फॉर्मूला में हम लोग PCR इक्वल टू क्रिपलिंग लोड कैसे निकालते हैं, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय LE का स्क्वायर। अब यहाँ पे EI क्या है, फ्लेक्सर रिजिडिटी है, और LE क्या है, हमारा इफेक्टिव लेंथ है। तो यूलर फॉर्मूला जो हमारा एप्लीकेबल होता है वो प्योरली एक्सियल फॉर्मूला में होता है, और जो हमारी EI मतलब एक्सियल रिजिडिटी हमारा जो यहाँ पे है वो यूनिफॉर्म रहेगा और मटेरियल हमारी आइसोट्रॉपिक होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 64 लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम किसको बोलते हैं, अगर सिलेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 80 तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। अगर लॉन्ग कॉलम किस में फेल होता है, तो लॉन्ग कॉलम फेल बाय बकलिंग। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो वो झुक जाता है, तो लॉन्ग कॉलम फेल बाय बकलिंग। शॉर्ट कॉलम किसको बोलेंगे, जिसकी सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 रहती है, उसे हम लोग शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, और स्टॉकी स्ट्रट भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है स्टॉकी स्ट्रट। स्टॉकी स्ट्रट इज रिलेटेड टू शॉर्ट कॉलम, मतलब जिसकी सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 65 यूलर्स क्लिपिंग लोड कंडीशन। अब देखिए जैसे कि यूलर्स फॉर्मूला हमको पता है, क्या लिखते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर, यही लिखते हैं, पाई स्क्वायर EI बाय LE का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है उसकी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट कंडीशन पे होगा। पहला बोला जाएगा वन एंड फिक्स्ड है, दूसरा हमारा अदर एंड हिंज है। तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग L/√2 लेंगे, मतलब LE की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, L/√2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग L/√2 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर E बाय L स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन है बोथ एंड फिक्स्ड। बोथ एंड फिक्स्ड बोला जाएगा तो हम लोग कितना लेंगे, L/2 लेंगे। तो LE की जगह पे आप पुट कर दीजिए L/2, तो वो आ जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। फिर तीसरा है बोथ एंड हिंज। हिंज के लिए हम लोग L लिखते हैं, हिंज को हम लोग और पिन भी बोलते हैं, पिंड कंडीशन भी बोलेंगे। तो LE की जगह पे आप L पुट कर दीजिए, तो पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर हो जाएगा। फिर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, तो LE की जगह पे आप पुट कर दीजिएगा 2L, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा पाई स्क्वायर EI बाय 4L स्क्वायर। तो इस टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे आपको और कंडीशन दिए रहेंगे। याद रखिएगा हिंज को हम लोग पिन भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66 आपको पूछा जाएगा कर्न सेक्शन क्या होता है। तो कर्न सेक्शन क्या होता है कि उस रीजन को हम लोग कर्न सेक्शन बोल सकते हैं जहां पे हमारा लोड एक्ट रहेगा बट लेकिन देयर वुड बी नो टेंशन, उसे हम लोग बोलते हैं कर्न सेक्शन। अब हमारा कर्न सेक्शन हमारे डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट शेप होते हैं। पहला है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का। रेक्टेंगुलर सेक्शन का कर्न का शेप होता है रोम्बस। आई सेक्शन का भी हमारा होता है रोम्बस। हॉलो सर्कुलर सेक्शन का हमारा होता है सर्कल, एंड स्क्वायर का हमारी होती है स्क्वायर वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मतलब जिस रीजन में लोड एक्ट होगा लेकिन वो टेंशन में नहीं कहलाएगा उसे हम लोग बोलेंगे कर्न सेक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको रेक्टेंगुलर में कैसा शेप बनेगा, तो रोम्बस बनेगा। आई सेक्शन में कैसा बनेगा, तो रोम्बस बनेगा। हॉलो सर्कुलर में कैसा बनेगा, तो सर्कल बनेगा। स्क्वायर में कैसा बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 हमको समझना है शियर सेंटर क्या होता है।
सीयर सेंटर मतलब अगर हम लोड अप्लाई करेंगे सीयर सेंटर पे तो देर इज नो ट्विस्टिंग मोमेंट एट अकर, अगर कोई भी ट्विस्टेड मोमेंट अकर नहीं होगा, मतलब नो टॉर्शन एक्ट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सीयर सेंटर। तो सीयर सेंटर का सिंपल डेफिनेशन है, इफ लोड इज अप्लाइड एट द सीयर सेंटर नो ट्विस्टिंग विल अकर इज नोन एज सीयर सेंटर। फिर दूसरा डेफिनेशन है हमारा प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हमारा शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस हमारी मैक्सिमम और मिनिमम होती है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, प्रिंसिपल प्लेन इज ए प्लेन विच कैरी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस और जीरो शियर स्ट्रेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब याद रखिएगा फिक्स एंड में हमारी स्लोप कितनी होगी, तो स्लोप हमेशा जीरो होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आई बाय मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो डी स्मॉल डी हमारा इनर डायमीटर प्लस आउटर डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8d। तो इस ढंग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 रैंकाइन फॉर्मूला। सबसे पहले हमको समझना है ये रैंकाइन फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, रैंकाइन लोड निकालते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉलम, शॉर्ट कॉलम भी और लॉन्ग कॉलम भी। और रैंकाइन फॉर्मूला हमारा एक तरह का इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो रैंकाइन फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। व्हाट इज पी, PR इज रैंकाइन लोड, C मतलब क्रसिंग लोड एंड E मतलब हमारा ईलर्स लोड। तो PR मतलब रैंकाइन लोड लिख दिए, PC मतलब क्रसिंग लोड लिए। क्रसिंग लोड को हम लोग लिखते हैं सिग्मा C इंटू A लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, एक स्प्रिंग इज एक डिवाइस होता है whose function is to distort when loaded and recovered its original shape when it load is removed. It is similar to elasticity, मतलब अगर हमने लोड को रिमूव कर रहे हैं तो which can recover the original shape that is known as called spring बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग में आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 3WL डिवाइडेड बाई 2NBT स्क्वायर। W लोड, L लेंथ, नंबर मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, B मतलब वेट, T मतलब थिकनेस। यही चीज आपको बोलेगा डेफ्लेक्शन। डेफ्लेक्शन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3WL क्यूब डिवाइडेड बाय 8ENPT क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल रिंग किसको बोलते हैं, जिसकी हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से कम होती है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 10 डिग्री से कम डिग्री होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड क्वाइल्ड हेलिकल रिंग। अब यहाँ पे आपको टॉर्क बोलेगा, टॉर्क हम लोग क्या निकाल सकते हैं W इंटू आर। आर को हम लोग क्या ले सकते हैं D/2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टॉर्क को π/16 इंटू टॉ इंटू DQ हम लोग लिख सकते हैं टॉर्शन को। और डेफ्लेक्शन, डेफ्लेक्शन मतलब डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64WRQ/N डिवाइडेड बाय CD4। अब मान लीजिए यहाँ पे R के जगह पे हम लोग लिख देंगे D/2, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8WDQN डिवाइडेड बाय CD4। स्टिफनेस हमारी क्या हो जाएगी लोड बाय डेफ्लेक्शन, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा CD4/64RQ/N। ठीक है, तो यहाँ पे D की जगह पे हम लोग R के जगह पे D/2 रख दीजिए, तो फिर से हमारी वैल्यू आ जाएगी CD4 डिवाइडेड बाय 8DQN। तो ये सब फॉर्मूला है जिसको आपको याद ही कर लेना है, न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं। 72 स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पूछा जाएगा अगर स्प्रिंग हमारा पैरेलल में है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी K इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगी। अगर हमारी स्प्रिंग कनेक्टेड सीरीज में है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। अगर 3 में दिया रहेगा तो 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पैरेलल में रहेगा तो K इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर आपको दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो पहले आप सीरीज को पैरेलल में बनाएंगे, फिर हम उसको पैरेलल से सीरीज में बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 73 मतलब यहाँ पे हम लोग थिन सेल और थिक सेल जानते हैं, जिसकी थिकनेस हमारी 1/10 to 1/15 ऑफ द डायमीटर से कम है उसे हम लोग बोलते हैं थिन सेल बोलते हैं। जिसकी थिकनेस हमारी लेस देन 1/10 to 1/15 ऑफ डायमीटर उसे हम बोलेंगे थिन सेल। थिक सेल किसको बोलेंगे, जिसकी थिकनेस हमारी ग्रेटर देन 1/10 to 1/15 ऑफ डायमीटर उसे हम लोग बोलते हैं थिक सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 74 में हमारा पूछा गया है थिन सिलेंडर रहेगा और थिन स्फेयर रहेगा। यहाँ पे पहले आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ सिलेंडर की बात कर रही है, यहाँ पे स्फेयर की बात कर रही है। अब सिलेंडर में हमारा पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू हमारी होती है PD/40, याद रखिएगा।
और थिन स्फीयर में हमारी वैल्यू PD/40 ही होती है। हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस में हमारी थिक सिलेंडर में वैल्यू PD/2T होती है, लेकिन स्फीयर में हमारी सेम ही रहेगी, PD/40 ही रहेगी। फिर थिन सिलेंडर में हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस PD/80 होती है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा H माइनस सिग्मा L/2 लिख सकते हैं। मतलब हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी PD/80। और याद रखिएगा जब भी स्फीयर की बात करेगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों में वैल्यू हमारी PD/40 होती है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमारी बात हो गई थिन सिलेंडर एंड थिन स्फीयर में स्ट्रेस की। अब यहाँ पे बात हो रहा है थिन सिलेंडर और थिन स्फीयर में स्ट्रेन की। तो सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप लिख लीजिए PD/40 ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। हुप स्ट्रेन भी सेम PD/40 क्यू 2 - म्यू। फिर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है PD/40 5 - 4 म्यू। अब देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रेन की जब भी बात करेगा तो पहले PD/40 लिख लीजिए, PD/40 लिख लीजिए, PD/40 लिख लीजिए। और आपको कैसे याद रखना है, 12 21 54। मतलब 12 मतलब क्या, 1 - 2 म्यू। 21 मतलब क्या, 2 - म्यू। और 54 मतलब क्या, 5 - 4 म्यू। तो ऐसे याद रहेगा, पहले लिख लेंगे PD/40, फिर 12 लिखिए 1 - 2 म्यू, यहाँ पे देखिए 1 - 2 म्यू है। फिर 21 लिखिए 2 - म्यू है, फिर हमारी 5 - 4 म्यू है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फिर दूसरा हमारा हुप स्ट्रेन, तीसरा हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही चीज स्फीयर में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यहाँ पे भी PD/40 लिखिए, लेकिन यहाँ पे 1 - म्यू, यहाँ भी 1 - म्यू। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो PD/40 लिख लीजिए 1 - म्यू, खाली आगे में यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो इस ढंग से आपको याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। पहले स्ट्रेस की बात में किया तो देखिए लेंथ है तो मतलब बड़ा होगा, मतलब PD/40 लिखेंगे। हुप स्ट्रेन है तो PD/2T लिखेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है तो PD/80 लिखेंगे। स्फीयर में हमारी वैल्यू सेम होती है, PD/40 0। स्ट्रेन में आपको कैसे याद रखना है, 12 21 54। पहले लिख लीजिए PD/40 1 - 2 म्यू, 21 मतलब 2 - म्यू एंड 5 - 4 म्यू। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। फिर 76 एनालिसिस ऑफ थिक सिलेंडर। अब थिक सिलेंडर को एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग लैमे थ्योरम। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 75 74 एंड 73 में थिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थिक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग लैमे थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब लैमे इक्वेशन हमारी हुप स्ट्रेस की क्या होती है, B/x² + A। अगर प्लस साइन है तो टेंसाइल इन नेचर है, अगर रेडियल स्ट्रेस बोला है B/x² - A, माइनस साइन है तो मतलब कंप्रेसिव इन नेचर है। 77 आपको पूछा जाएगा हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस में भी इंटरनल प्रेशर लग रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ लगेगा, तो इनसाइड में लगेगा। मिनिमम कहाँ लगेगा, तो आउटसाइड में लगेगा। और हमारा टेंसाइल थ्रू आउट। देखिए इंटरनल जब भी आपको बोलेगा तो टेंसाइल ध्यान रखना है, याद रखिएगा। मैक्सिमम कहाँ रहेगी, अंदर के साइड, मिनिमम कहाँ रहेगी, बाहर के साइड। यही चीज हुप स्ट्रेस है। हुप स्ट्रेस में एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, तो हमारी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इनसाइड ही रहेगी। मिनिमम कहाँ रहेगी, आउटसाइड ही रहेगी, लेकिन कंप्रेशन थ्रू आउट रहेगा जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। ये हमारी हुप स्ट्रेस की वैल्यू खत्म हो गई। अब हमको बात करना है रेडियल प्रेशर की बात कर रही है। रेडियल प्रेशर में भी इंटरनल प्रेशर लग रहा है, तो सेम मैक्सिमम इनसाइड होता है लेकिन आउटसाइड 0 होता है। ठीक है, 0 आउटसाइड होता है, नेचर कंप्रेसिव है। रेडियल स्ट्रेस में हमेशा नेचर हमारी कंप्रेसिव रहेगी। फिर रेडियल प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो मैक्सिमम आउटसाइड, 0 और इनसाइड एंड कंप्रेसिव थ्रू आउट। याद रखिएगा, इंटरनल प्रेशर है तो मैक्सिमम इनसाइड, अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो मैक्सिमम आउटसाइड, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और रेडियल स्ट्रेस में हमारा नेचर दोनों का कंप्रेसिव होता है। इंटरनल में टेंसाइल रहेगा हमारा हुप स्ट्रेस में। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ, जो कि आप एक ही बार में रिविजन करके जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, थिक स्फीयर की वैल्यू। अब स्फीयर की वैल्यू बात कर रहा है, वहां पे सिलेंडर की बात कर रहा था। हुप स्ट्रेस का वैल्यू होता है B/r³ + A, और A और B हमारा लैमे कांस्टेंट है। प्लस साइन है तो टेंसाइल इन नेचर। फिर रेडियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, 2B / r³ - A। यहाँ पे प्लस A मतलब टेंसाइल, माइनस A मतलब कंप्रेसिव, यहाँ पे खाली 2B लिख देना है। फिर 82, वेरिएशन ऑफ द हुप स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर। मतलब वेरिएशन कैसा रहेगा हुप स्ट्रेस का थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर में, हाइपरबोला बनेगा। याद रखिएगा, हाइपरबोला बनता है, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला बनेगा। थिक सिलेंडर वर्ड आएगी तो हाइपरबोला टिक मारना है। फिर 83, क्लोज्ड कॉइल को ही हम लोग टॉर्सन स्प्रिंग बोलते हैं। मैंने बताया अभी क्लोज्ड कॉइल किसको बोलते हैं, जिसकी हेलिक्स एंगल लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होती है। ओपन कॉइल को ही हम लोग बेंडिंग रिंग बोलते हैं, जिसकी हेलिक्स एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री होती है। फिर 84, प्रूफ लोड। प्रूफ लोड मतलब क्या, इट इज द ग्रेटेस्ट लोड द स्प्रिंग कैन कैरी। मतलब मैक्सिमम लोड विच कैन स्प्रिंग कैन कैरी। अगर स्प्रिंग हमारा मैक्सिमम लोड को कैरी कर सकता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, उसे हम लोग बोलते हैं प्रूफ लोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85,
प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग किसको बोलते हैं? जिसकी कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होती है और जीरो शियर फोर्स होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर बेंडिंग। याद रखिएगा, जिसकी कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होती है और जीरो शियर फोर्स होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर बेंडिंग। अब प्योर बेंडिंग हमारा किसके लिए फॉर्मूला होता है? वो फ्लेक्सर फॉर्मूला आप लोग नाम सुने होंगे, M/I सिग्मा बाय वाई E/R। M मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M मतलब मोमेंट, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, Y मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी CG, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R मतलब रेडियस। याद रखिएगा, फ्लेक्सर फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ प्योर बेंडिंग के लिए भी होता है, याद रखिएगा। फिर दूसरा होता है 87 नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग मतलब क्या? वहां पे हमारा शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत भी शियर फोर्स रहेगा, मतलब बेंडिंग ऑफ ए बीम इन प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स इज नोन एज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। फिर 88 एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग क्या क्या है? पहला है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये तो रहता ही है हमेशा एजम्पशन। फिर दूसरा क्या है? मटेरियल इन द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होता है। फिर तीसरा क्या है? बीम इन इनिशियली स्ट्रेट एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो ये भी याद रखिएगा, फ्लेक्सर फॉर्मूला का हमारा क्या क्या रहेगा? वो हमारी प्लेन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, फिर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, पहला हमारा स्ट्रेट रहता है एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू इट्स लेंथ। ये हमारा एजम्पशन है प्योर बेंडिंग का। फिर 89 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? MR सिग्मा परमिसिबल इनटू जेड, जेड को हम लोग लिख सकते हैं I/Y। फिर 90 कास्ट आयरन क्या होता है? विच इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया SSC में कि कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन में होता है एंड वीक इन टेंशन, क्योंकि कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है? तो ब्रिटल मटेरियल है। अब देखिए, आपको फिगर दिया रहेगा और पूछा जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा और B और D की वैल्यू क्या होगी। देखिए, पहला हमारा आपको दिया गया है, एक रोलर लगा हुआ है और एक हमारा हिंज पोर्शन लगा हुआ है, तो उसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होती है? 3Wx Bx इंटू DX²। जब भी बेंडिंग स्ट्रेस में जब भी पूछा जाएगा आपको, तो नीचे में Bx इंटू DX² होगा, हर एक जगह Bx इंटू DX², Bx इंटू DX², ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा फिगर दिया तो 3Wx बाई Bx इंटू DX²। अगर आपको कैंटिलीवर बीम देता है तो हम लोग बोलेंगे 6Wx बाई Bx इंटू DX²। अगर कैंटिलीवर विथ UDL बोलता है तो 3W(x का स्क्वायर बाई BX इंटू DX²। याद रखिएगा, पहला 3Wx है, BX इंटू DX², नीचे में तो होगा ही, फिर 6 होगा, फिर हमारा 3W(x का स्क्वायर बाई BX इंटू DX²। अब यही चीज पूछेगा B के टर्म में और D के टर्म में, तो हमारा D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे D हो जाएगा और यहाँ पे हमारी B हो जाएगी। तो D हमेशा अंडर√x के डिस्टेंस के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा, और B हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा, B हमेशा हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड D हमेशा हमारा अंडर√x। 92 डेफ्लेक्शन। डेफ्लेक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ वैल्यू दिया जाता है, डेफ्लेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं EIX से। आप सबसे पहले इसको ऐसे याद रखने के लिए आपको याद रखना है DSMSL। कैसे याद रखना है? DSMSL। D मतलब डेफ्लेक्शन, S मतलब स्लोप, M मतलब मोमेंट, S मतलब शियर फोर्स, L मतलब लोडिंग रेट। अब देखिए, D डिफ्लेक्शन है तो उसका रिलेशन क्या होता है? EI इंटू एक्स होता है। फिर दूसरा स्लोप है, स्लोप मतलब क्या होता है? एक डेरिवेटिव कर देना है, तो यहाँ पे कर देते हैं EI dy/dx, तो बन जाएगा स्लोप। फिर एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो बन जाएगा मोमेंट, EI d² dx², तो बन जाएगा मोमेंट। फिर हमारा शियर फोर्स को और एक बार डेरिवेटिव कीजिए तो EI dqy/dx³। फिर लोडिंग रेट को और एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो EI d4y/dx4। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफ्लेक्शन से हमारा स्लोप में कितनी डेरिवेटिव है, तो हमारी डेफ्लेक्शन से स्लोप में एक डेरिवेटिव है। फिर स्लोप से मोमेंट में कितना डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। शियर फोर्स से लोडिंग रेट में कितना डेरिवेटिव है, तो हमारा एक डेरिवेटिव है। तो उसको हम ऐसे याद रखेंगे DSMSL। फिर 93 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा ही जाता है कि हमारी डेफ्लेक्शन एंड स्लोप की इक्वेशन बताइए। तो डेफ्लेक्शन एंड स्लोप का इक्वेशन का आज मैं आपको पहले बता देता हूं कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू मैं याद करवा देता हूं कैसे याद रखना है। 48, 384, 3, 8, 30, 192, 384। पहले ये वैल्यू याद रखिए, 48, 384, 3, 8, 30, 192, 192 का डबल 384। तो जब भी आपको डेफ्लेक्शन का स्लोप में बोला जाएगा, पॉइंट लोड रहेगा, तो हम लोग लिख लेंगे WL3/EI लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सब जगह आप लोग लिख लीजिए WL3/EI जब पॉइंट लोड रहेगा। UDL रहेगा तो आप लोग को WL4/EI लिखना है, सबसे पहले इतना लिख देना है। अगर सिंपली सपोर्टेड है, अगर पॉइंट लोड है तो हम लोग लिखेंगे 48 EI।
अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल है, तो हम लोग लिखेंगे 384 EI, खाली आगे में कांस्टेंट 5 लिखेंगे। याद रखेंगे जब भी सिंपली सपोर्टेड आता है आपको तो 48 और 384 याद रखना है। WL/EI पहले लिख देना है, वहां पे 48 हो जाएगा, आगे में 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह कैंटिलीवर बीम रहेगा तो आपको याद रखना है 3830, पहले ही याद रखना है 3830। मैंने क्या बताया, पहले आप लोग लिख लेंगे WL/EI, आगे 3 मतलब पॉइंट लोड है, 8 के लिए हमारा यूडीएल है और 30 के लिए हमारी यूवीएल है, तो याद रखेंगे। फिर हमारा फिक्स्ड बीम में हमारी पॉइंट लोड है 192 एंड यूडीएल है हमारा, हाँ यूडीएल है हमारा फिक्स्ड बीम का 384, तो ऐसे ही याद रखना है आपको 48 384। अगर सिंपली सपोर्टेड दिखता है तो 48 और 384 देखेंगे, कैंटिलीवर दिखता है तो 3830 देखेंगे, अगर फिक्स्ड बीम दिखता है तो 192 384 देखेंगे, और पॉइंट लोड होगा तो WL/EI लिखेंगे, अगर यूडीएल रहेगा तो WL/4/EI लिखेंगे। तो इस ढंग से आप करेंगे तो आपका सभी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड, फिर दूसरा है सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, फिर कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड, फिर कैंटिलीवर विथ यूडीएल, फिर कैंटिलीवर विथ यूवीएल, फिर फिक्स्ड बीम में पॉइंट लोड, फिर फिक्स्ड बीम में यूडीएल। तो ये हमारा टोटल 7 कंडीशन आपको याद रखना है। जब भी दिमाग में दौड़ाना है, सिंपली सपोर्टेड पूछा है तो आपको 48 और 384 याद रखना है, आगे 5 लगेगा। अगर कैंटिलीवर बीम है तो 3 8 30 देखना है, अगर फिक्स्ड बीम है तो 192 और 384 देखना है। और मैंने क्या बताया कि पॉइंट लोड रहेगा तो WL/EI लिखेंगे, यूडीएल रहा तो WL/4/EI लिखेंगे। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये रियल ट्रिक है जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। यही चीज स्लोप है। अब स्लोप में कैसे याद रखना है आपको, मैंने डिफ्लेक्शन के बता दिया। अब स्लोप में आपको कैसे याद रखना है, 16 24 26 24, कैसे याद रखना है, 16 24 26 24, ऐसे याद रखिएगा, 16 24 26 24, ठीक है। 16 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारी पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड में हमारी वैल्यू 16 EI हो जाएगी, और एक L कम करना है, जैसे WL³ है तो यहाँ पे WL² हो जाएगा। फिर 24 यहाँ पे L4 है तो यहाँ पे LQ लिख दीजिए, 24 EI लिख दीजिए। फिर 2 6 24, मतलब कैंटिलीवर बीम में हमारा एक बार 2 होगा, एक बार हमारी 6 होगी, एक बार हमारी 24 होगी, तो इससे हमारा स्लोप भी कम हो जाता है। जैसे पॉइंट लोड है तो एक L कम कर देना है, यूडीएल है तो एक L कम कर देना है, बन जाएगा हमारा स्लोप 16 24 26 24। उसमें हमारा 48 384 3830 192 384, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। 16 है यहाँ पे, फिर 24 है यहाँ पे, फिर 2 है, 6 है, 24 है। फिक्स्ड में कोई स्लोप नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्लोप हमारा फिक्स एंड में 0 होती है। फिर 94 आपको पूछा जाएगा कि जो भी एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोहर साइकिल क्या रिप्रेजेंट करता है। एनी डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेस कितने डिग्री में, तो 45 डिग्री में। फिर हमारा प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं, द प्लेन विच कैरी ओनली नो शियर स्ट्रेस, ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसा प्लेन जिसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा। फिर यहाँ 95 हमारा कंडीशन दिया रहेगा मोहर सर्कल से रिलेटेड। तो स्ट्रेस ऑन ए प्लेन ऑब्लिक सेक्शन ऑन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, एक प्लेन की बात करता है। तो सबसे पहले हमको समझना है मोहर सर्कल से हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं, फिर हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं और रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कैसे एक प्लेन में निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय थीटा। अब यहाँ पे बोलेगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो कॉस 0 हमारी 1 हो जाती है, तो सिग्मा मैक्सिमम हमारी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह टेंजेंशियल और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ की वैल्यू हमारी होती है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे लेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमको 90 पुट करना पड़ेगा, 90 आनी चाहिए। तो 2 थीटा है तो थीटा की वैल्यू 45 या तो 135 पुट करेंगे तो हमारी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू सिग्मा बाई 2 आ जाएगी। और रिजल्टेंट स्ट्रेस तो आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर बाय शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा एक ही प्लेन है तो सिग्मा ही है, 2 प्लेन रहता तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होता। फिर स्ट्रेस ऑन ऑफ्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स भी होगी सिग्मा वाई भी होगी। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकल जाएगी। शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोग 45 और 135 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई
2 रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकल जाएगा। अब याद रखिएगा टॉ मैक्सिमम हमने क्या बताया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2, इसे ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ मोर सर्कल। रेडियस ऑफ मोर सर्कल मतलब क्या, इसको हम लोग बोलेंगे 1/2 ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर 97 यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी इन वन प्लेन। वन प्लेन मतलब सिग्मा एक्स आएगा, एकम्पेन्ड बाई सी एस, मतलब यहाँ टॉ वी वैल्यू आएगी। तो सिग्मा एन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दे देता है, प्लस देंगे तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, माइनस देंगे तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। सी एस स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो ये पहला वैल्यू छुपा देंगे तो बचेगा 1/2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, कंडीशन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहला कंडीशन है कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड हमारा लग रहा है फ्री एंड में, तो उसकी शियर फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी, तो शियर फोर्स हमारी रेक्टेंगल बनेगी। और पूछा जाएगा हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम हमारी फिक्स्ड एंड पे रहेगी, दैट इज W, एंड फ्री एंड में कितना होगा मैक्सिमम शियर फोर्स, तो 0 होगा हमारी फ्री एंड में। तो शेप कैसी बनेगी, तो रेक्टेंगल बनेगी। यही चीज बेंडिंग मोमेंट पूछा जाएगा तो हमको पता है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारी कितनी हो जाएगी, WL हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पे कितनी हो जाएगी, W इंटू L हो जाएगी। इसकी फिगर कैसी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाता है। दूसरा है कैंटिलीवर बीम विथ UDL, तो उसका शेप कैसा बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और मैक्सिमम एट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड में हमारी कितनी हो जाएगी, लोड इनटू डिस्टेंस मतलब WL हो जाएगी। फ्री एंड पे कितनी होगी, तो 0। याद रखिएगा जब भी आपको कैंटिलीवर बीम रहेगा तो हमारी शियर फोर्स 0 होती है फ्री एंड में, फिक्स एंड का ही हमको देखना है। इसमें देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, WL स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। शेप कैसा बन जाएगा, तो पैराबोलिक बन जाएगा। तो ऐसा ये 3 चीज़ आपको मैं सामने लिख दिया हूँ कि एक ही बार में आपको सब याद हो जाएगा। फिर तीसरा है कैंटिलीवर बीम विथ ग्रेजुअली वेराइंग लोड, मतलब यहाँ पे आपको पूछ रहा है UVL दिया हुआ है, तो UVL में हमारा मैक्सिमम एट फिक्स एंड में कितनी हो जाएगी, WL 2 हो जाएगी। 0 कहाँ होगी, तो फ्री एंड में हो जाएगी। शेप कैसा दिख रहा है शियर फोर्स का, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका शेप कैसा दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होती है, WL स्क्वायर बाई 6 होती है। यही चीज़ सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड पूछा गया है, तो हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा कि हाफ W/2, यहाँ भी W/2 हो जाएगी। तो मैक्सिमम एट फिक्स एंड कितनी हो जाएगा, W/2 हो जाएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का शेप कैसा बन जाएगा, तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल में हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, WL/4 हो जाएगी। यही चीज़ सिंपली सपोर्टेड UDL पूछा जाएगा तो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और शेप कैसा बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट में, पैराबोला बनेगा, तो W² 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 टेंसाइल टेस्ट। अब पूछा जाएगा टेंसाइल टेस्ट कौन से मटेरियल के लिए कंडक्ट करते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए। एंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए। फिर अल्टीमेट स्ट्रेस किसके लिए करते हैं, तो अल्टीमेट लोड बाय एरिया निकालते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब क्या, ब्रेकिंग लोड बाय एरिया निकालते हैं। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। फिर 100 क्या है हमारा, लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा जाएगा। और स्ट्रेस आपको बोलेगा टॉप में निकालो, टेंशन में निकालो और कंप्रेशन में निकालो। तो टेंशन में फॉर्मूला होता है बेंडिंग स्ट्रेस माइनस डायरेक्ट स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है M/Z माइनस यहाँ पे सिग्मा 0 की वैल्यू हो जाएगी लोड बाय एरिया। अगर यही चीज़ कंप्रेशन में पूछेगा तो साइन हमारी प्लस हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।